हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। और आज मैं लेकर आई हूँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है। ग्रिगोर जोहन मेंडल सर ने अपना काम कब पब्लिश किया था? 1866 में। लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया, स्टैटिस्टिक्स यूज किया, और ये चीज उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को हजम नहीं हुई। इसीलिए उनके साथ जो दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने मेंडल सर का काम रिजेक्ट कर दिया। तो मेंडल सर का काम अनरिकॉग्नाइज्ड था, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि मेंडल सर करके कोई साइंटिस्ट है और उनका कोई एक्सपेरिमेंट है। उनके काम को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना इतना इजी नहीं था। His work was also not accepted. उनके काम को भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसे ईगो आ गया था कि बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हम मैथमेटिक्स यूज करके कैसे बता सकते हैं। तो मेंडल सर ने मैथमेटिक्स यूज किया था, स्टैटिस्टिक्स यूज किया था। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की मदद से बायोलॉजिकल फिनोमिनन कैसे एक्सप्लेन हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस टाइम पे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने। धीरे धीरे करके ये देखा गया कि मेंडल सर ने जो एक्सपेरिमेंट बताया था, उसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए हमको नेचर में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। मेंडल सर ने जो हमें फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि क्रोमोसोम में फैक्टर्स होते हैं, मतलब जीन्स होते हैं। यही जीन्स जो हैं, ये जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड अ पेयर ऑफ अलील्स डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि दो अलील्स कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, दोनों में से कोई एक ही अलील एक्सप्रेस होता है। लेकिन हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि अलील्स मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अलील्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ इक्वली एक्सप्रेस होते हैं या फिर पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ाया था। फिर यहाँ पर यह भी बोला गया, he also did not know the physical location of the factors in the gametic cell। हाँ, एक चीज हम बोल सकते हैं कि मेंडल सर को ना माइक्रोस्कोप की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मेंडल सर को गैमेट के सेल की ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि एग्जैक्टली जीन कहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, उनका कॉन्सेप्ट सही था कि जीन के वजह से ही, यानी फैक्टर्स के वजह से ही योर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट को किसी ने नहीं पहचाना, उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मेंडल सर की डेथ हो गई। अभी आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल सर, तीन अलग अलग दुनिया के हिस्सों में तीन अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इन 1900 3 डिफरेंट साइंटिस्ट वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ये लोग अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे। यूगो डिवरीज काम कर रहे थे हंगरी में, आई थिंक। हाँ, कॉरेंस काम कर रहे थे जर्मनी में, और वॉन शेमार्क, आई थिंक ही वाज वर्किंग इन ऑस्ट्रिया। आई थिंक यही कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे। ये तीन साइंटिस्ट एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं थे, ये तीनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। एक इंसान जर्मनी में काम कर रहा है, एक इंसान ऑस्ट्रिया में काम कर रहा है, एक इंसान हंगरी या होलैंड, कुछ तो ऐसा है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो मतलब एक अलग कंट्री में काम कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है पता है, बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो या आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो, आपकी थीसिस, आपका जो डेटा होता है, ये डेटा प्रिजर्व किया जाता है, ये डेटा स्टोर करके रखा जाता है। क्यों स्टोर करके रखा जाता है? ताकि आने वाली जो जनरेशन है, एक सेकेंड रुको। ये डेटा क्यों स्टोर करके रखा जाता है? ताकि आने वाली जो जनरेशन है, अगर उस जनरेशन को कभी रेफरेंस के लिए पुराने डेटास की जरूरत पड़ी, तो फिर उनके पास ये होना चाहिए ना कि पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या काम किया था और अब हम क्या अलग कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल सर का काम भले ही रिजेक्ट हो गया था, लेकिन मेंडल सर के डेटा को स्टोर करके रखा गया था। तो ये तीनों साइंटिस्ट दुनिया के अलग अलग हिस्से में काम कर रहे थे, और इन तीनों ने मेंडल सर के काम को पढ़ा, इन तीनों ने मेंडल सर के काम को मतलब मेंडल सर के काम को रेफर किया। तो इनको पता चला कि भाई हम लोग जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ये चीज तो मेंडल सर बहुत पहले बता चुके हैं। तो इन तीनों ने फिर से मेंडल सर का काम रीडिस्कवर किया, और जब इन्होंने रीडिस्कवरी की, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था।
जब मेंडल सर रिसर्च कर रहे थे तभी माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जब ये 3 साइंटिस्ट डिस्कवरी करने आए तब तक माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका था। और साइंटिस्ट लोगों ने ये भी बताया कि सेल डिवीजन कैसे होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और मेंडल सर करेक्ट थे, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होती हैं उन्हीं जीन्स की मदद से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो अब दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इन्होंने क्रोमोसोम्स का, मेंडल के फैक्टर्स का डिटेल स्टडी किया। दे स्टडीड पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ मियोसिस। मतलब हमारा जो क्रोमोसोम है, मियोसिस के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे इनका पेयरिंग होता है, ये सब पढ़ा। और फाइनली इन तीनों साइंटिस्ट और इन 2 साइंटिस्ट की मदद से हमको एक नया थियोरी मिला। तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस जो न्यू थियोरी हमको मिली, उस थियोरी का नाम था क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये थियोरी हमको फाइनली किसने दी? सटन एंड बोवेरी ने। मतलब इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमको ये थियोरी दी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस थियोरी में क्या बोला गया है कि क्रोमोसोम के पास हमारे जीन्स होते हैं और यही जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दीज आर अवर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस थियोरी में और आगे क्या बोला गया है? दिस थियोरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। एक सेकेंड, हाँ, इस थियोरी में और भी कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है इस थियोरी में? दिस थियोरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर सेग्रीगेट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर हमको कि ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सोमैटिक सेल्स में। और जब गैमेट बनाने की बारी आती है तो ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। तो हर एक गैमेट में एक ही टाइप का क्रोमोसोम होगा, क्योंकि क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे गैमेट के अंदर जाएंगे और हर एक गैमेट हैप्लॉइड होता है, तो हर एक गैमेट में एक एक टाइप का ही क्रोमोसोम होने वाला है। ये देखो यहाँ पर आपका ये मदर का क्रोमोसोम आया है, फादर का क्रोमोसोम है, मदर का क्रोमोसोम है, दोनों के बीच में क्रोमोसोम्स का मिक्सिंग होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होगा। ठीक है, वैसे तो क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हर एक जोड़ी में से सिर्फ एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। नॉर्मली सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गैमेट में क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? सिंगल 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 सिंगल। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है? इसका डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ा है। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके जीन का लोकेशन सेम होना चाहिए, है ना। इन विच फेज ऑफ मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल सेग्रीगेट? ये आपने पढ़ा था। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 के कौन से फेज में ये सेपरेट होते हैं? पैचिटीन फेज या डिप्लोटीन फेज, दोनों में से कौन सा आएगा? आंसर बताओ। वेयर आर जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स? Do genes and chromosomes have similar behavior? Justify. Yes, genes और chromosomes दोनों का similar behavior है, क्योंकि क्रोमोसोम बनता ही जीन से है। हे जे जीन्स है, हे क्रोमोसोमच्या वर प्रेजेंट है। तो जो कैरेक्टर जीन के पास है वही कैरेक्टर क्रोमोसोम के पास होगा और वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर क्या बताया है कि हमारा जो गैमेट है, गैमेट के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के पास जीन्स हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे कैरी ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। जब आपका एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो हमको डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं अपने जाइगोट में, व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। तो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ये हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं? दे ऑकर इन पेयर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब ये गैमेट के अंदर जाएंगे तो ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे। अलील्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स दे सेग्रीगेट अलोंग विद क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब समझो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए है और इसका जो पार्टनर है उसके पास स्मॉल ए है। तो जब ये पेयर में प्रेजेंट है, जब ये गैमेट बनेगा तो एक गैमेट में सिर्फ ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, कैपिटल ए वाला, और एक गैमेट में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, स्मॉल ए वाला। मतलब गैमेट बनाने के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली सेपरेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम ये वर्ड हमको किसने दिया था? डब्ल्यू वॉल्डेयर ने दिया था। दिस इज योर सीईटी क्वेश्चन। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम टर्म किसने दिया है। इट वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू वॉल्डेयर। क्रोमोसोम दिखने में कैसा होता है? इट इज अ फिलामेंटस बॉडी, मतलब दिखने में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम की साइज डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ह्यूमन क्रोमोसोम का साइज अलग होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का साइज अलग होगा, तो इट विल डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। क्रोमोसोम्स क्लियरली कौन से फेज में विजिबल होते हैं? ये आपने 11th स्टैंडर्ड सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा था।
कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर आपको एकदम ठीक से देखना है तो मेटाफेज में आपको वो क्लियरली दिखाई देंगे। तो क्रोमोसोम्स का यहाँ पर लेंथ कितना बताया गया है, 0.1233 माइक्रोमीटर, एंड इसकी जो डायमीटर है या थिकनेस है वो कितना बताया गया है, 0.222 माइक्रोमीटर। क्रोमोसोम्स कब विजिबल होंगे, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे। जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो क्रोमोसोम्स एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे दिखाई देते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे प्रोफेज होता है, प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं। याद करो 11वीं में सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा था। कंडेंसेशन होगा, फिर उसका ऐसे अरेंजमेंट होगा एक के साथ एक पेयर में, फिर वो मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स प्रॉपर अरेंज होते हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, और इनका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। म्यूटेशन भी क्रोमोसोम्स में होते हैं। जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो न्यू वेरिएशन बनता है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने मिलता है हमको। केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे, और आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, कि क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये देखो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो अगर आप ध्यान से ये स्ट्रक्चर देखो तो डीएनए है, डीएनए से आपका बनता है हिस्टोन। यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और यहाँ पे साइड साइड में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलके अपना क्रोमोसोम बनता है। यस एवरीबॉडी, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे जाते हैं, कहाँ गए हम? ओके अभी क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं अपने साथ। क्रोमोसोम्स का जब आप नंबर काउंट करते हो कि कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसको बोलते हैं प्लॉइडी लेवल काउंट करना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक होता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कौन से स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हो। और अगर आपको फाइलोजेनी तैयार करनी है, फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? जेनेटिक ट्री। मतलब अगर आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना है तो एंसेस्टर्स के बारे में भी जानने के लिए आपको क्रोमोसोम नंबर पता होना चाहिए, तो ही आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जान सकते हो। प्लॉइडी वर्ड मतलब क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, मतलब कितनी बार क्रोमोसोम्स का नंबर रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, इट इज यूप्लॉइडी। इधर देखो क्रोमोसोम्स नंबर दो टाइप से आप समझ सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट सेट रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी, और अगर आपको एबनॉर्मल सेट दिखाई दे रहा है, जैसे या तो क्रोमोसोम माइनस हो गया है या तो क्रोमोसोम प्लस हो गया है, तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी में आपको एग्जैक्ट सेट दिखाई देता है। मोनोप्लॉइडी यानी कि गैमेट्स में दिखाई देते हैं हेप्लॉइड सेट, इसको हम हेप्लॉइड भी बोलते हैं। डिप्लॉइड सेल्स जो हमको सोमैटिक सेल्स में दिखाई देते हैं। हाँ, ये ट्रिप्लॉइड ये एंडोस्पर्म में दिखाई देता है, प्लांट के एंडोस्पर्म में। बाकी ये सब हमने नहीं देखा है, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड हमने नहीं देखा है। बट जब आप इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हो तो उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। अगर आपके टोटल सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो गया या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो उसको, अगर कम हुआ है तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मतलब क्या होता है? टोटल सेट में से क्रोमोसोम कम हो जाना, और हाइपर मतलब क्या होता है? टोटल सेट में क्रोमोसोम ज्यादा हो जाना। अगर टोटल सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो गया मतलब 46 - 1 हो गया तो ये हो जाएगा 45। अब 45 वाला क्रोमोसोम्स जो होता है इसको आप एक्सओ मोनोसोमी बोलते हो, या फिर इसको हम टर्नर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, जो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। अगर 46 में से दो क्रोमोसोम्स माइनस हो गए मतलब पूरा का पूरा एक सेट गायब हो गया, तो इसको बोलेंगे नलीसोमी, यानी कि एक पूरा क्रोमोसोम का सेट ही गायब हो गया। ट्राइसोमी में क्या होता है? टोटल सेट में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम के केस में हो सकता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हो सकता है, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। टेट्रासोमी में पूरा का पूरा एक सेट ऐड हो जाता है, मतलब कि दो क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। तो ये एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती हैं क्रोमोसोम्स की। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमको सबसे बेस्ट तरीके से कौन से फेज में विजिबल होता है? इट इज बेस्ट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। ये सीईटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसी स्टेज में क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस होता है और इसका जो शेप है ये आपको ऐसे बटरफ्लाई शेप या फिर एक्स शेप जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दो क्रोमैटिड्स दिखाई देंगे और ये दोनों क्रोमैटिड्स कहाँ पर चिपके हुए हैं? सेंट्रोमियर पोजीशन पे चिपके हुए हैं। टिपिकल क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से बनता है जो कि सेंट्रोमियर पोजीशन पे चिपका रहता है। ये जो सेंट्रोमियर वाला पोजीशन है ना, इस सेंट्रोमियर वाले पोजीशन को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन।
अभी जैसे समझो ये मेरी पानी की बॉटल है, अभी ये जो पानी की बॉटल है ये यहाँ से बीच में से दबी हुई है, तो दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये बॉटल यहाँ से दबी हुई है ना, तो दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यहाँ से दब गई है। तो वैसे ही क्रोमोसोम्स जहां से दब जाता है उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के पास हमको एक स्पेशल डिस्क शेप प्लेट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ऐसा दिखाई देता है वो प्लेट, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। इस काइनेटोकोर का क्या काम होता है, जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, सेंट्रियोल्स से जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, ये स्पिंडल फाइबर इस डिस्क शेप प्लेट के साथ ऐसे अटक जाते हैं। जैसे बीएमसी की गाड़ी आती है ना, नो पार्किंग जोन में जो लोग बाइक पार्क करते हैं या कार पार्क कर देते हैं, तो बीएमसी की गाड़ी ऐसे हुक लगा के उनकी गाड़ी लेके चली जाती है, बराबर। तो ऐसा ही रहता है, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ, ये काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ऐसे अटकता है और ये दोनों क्रोमोसोम्स को बीच में से सेपरेट कर देता है। तो ये जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर क्यों है, ये क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ हमको एक्स्ट्रा कंस्ट्रिक्शंस भी देखने मिलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ऐसा। बट ये बहुत ही रेयरली होता है और इसका कुछ मेन फंक्शन नहीं है। एट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन 1, हाँ ये देखो, एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर देखने को मिलेगा। आपका सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस देखने मिलेगा और सैटेलाइट बॉडी भी देखने मिलती है। एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 ओनली यू विल सी सैटेलाइट बॉडी ऑल्सो, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 आपको सैटेलाइट बॉडी भी देखने मिलती है, इसका भी कुछ मेन फंक्शन नहीं है, इट इज ऑल्सो जस्ट देयर टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ओके। क्योंकि बहुत कम क्रोमोसोम्स में होते हैं ये, सब क्रोमोसोम्स में नहीं होते हैं। अब ध्यान से देखो, ईच क्रोमैटिड कंटेन्स अ लॉन्ग अनब्रांच्ड हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनेमा एक्सटेंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमैटिड। ये अंदर अंदर आपको धागे जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो धागे जैसा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्रोमोनेमाटा। This is nothing but your DNA. Chromatid consists a double-stranded DNA molecule which extends from one end to another end. मतलब ये अपना एक्चुअली डीएनए है, ये जो क्रोमोनेमा है ना, इसको ही डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए कंडेंस होकर ही हमारा क्रोमोसोम बनता है, ओके। अभी देखो, आपका ये जो सेंट्रोमियर है, ध्यान से देखो, ये सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है, इस सेंट्रोमियर के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे क्रोमोसोम का शेप क्या होगा। अगर हमारा सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है, ऐसा एकदम सेंटर में है, तो क्रोमोसोम का शेप होगा मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम ऐसा वी शेप का दिखाई देगा, दिस इज मेटासेंट्रिक। अगर हमारा क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से दूर है, ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तो इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। और ये क्रोमोसोम आपको एल शेप का दिखेगा। अगर ये सेंटर से थोड़ा और दूर हो गया तो फिर दिखने में ये ऐसा दिखता है, इसको एक्चुअली ऐसा ड्रॉ करते हैं, जे शेप का दिखता है, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और अगर हमारा सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एकदम टिप पे चला गया तो इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ये ह्यूमंस में नहीं होता है, ये बहुत ही अलग स्पीशीज में देखने को मिलता है। तो ऐसे सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होगा। 2021 में आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था कि नेम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो मेटासेंट्रिक वी शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप एंड टीलोसेंट्रिक आई शेप, ऐसे आपको नाम बताने थे। यस एवरीबॉडी, ओके। अब बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। यहां तक सबको समझा? चलो, ऑलराइट। अभी सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम है एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी मदद से हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी बच्चा मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। और ये हमारे क्रोमोसोम के पेयर का सबसे लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है, 46th क्रोमोसोम, 45th एंड 46th, यानी कि जो 23वां पेयर होता है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में देखे जाते हैं, एक है एक्स और एक है वाई क्रोमोसोम। अभी एक्स और वाई क्रोमोसोम का डिफरेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम टॉल होता है, वाई क्रोमोसोम शॉर्ट होता है। वाई क्रोमोसोम्स का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म। तो इसको बोला जाता है पी और इसको बोला जाता है क्यू। पी मतलब पेटिट, फ्रेंच भाषा में पेटिट मतलब होता है छोटा, ओके।
तो P और Q ऐसे दो अलग अलग आर्म्स आपको देखने मिलते हैं Y क्रोमोसोम्स में, यानी कि Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर X क्रोमोसोम के कंपैरिजन में छोटा होता है। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों के पास सेम है, इसकी लेंथ भी सेम है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीन्स, इसके पास टाइप ऑफ जीन्स सब सेम होंगे, दे विल हैव सेम नंबर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पर जो सेम नंबर ऑफ जीन्स है इस पार्ट को बोलते हैं होमोलोगस पार्ट, यानी कि अगर यहाँ पर कैपिटल ए है तो यहाँ पर कैपिटल ए हो सकता है या फिर स्मॉल ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर यहाँ स्मॉल ए है तो हो सकता है यहाँ पे भी स्मॉल ए हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर कैपिटल ए हो, लेकिन ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसका अलील अलग अलग हो सकता है, एक जगह डोमिनेंट एक जगह रिसेसिव, या डोमिनेंट डोमिनेंट या रिसेसिव रिसेसिव, लेकिन जीन का टाइप सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अनइवन, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, तो यहाँ पर अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर ए बी सी ऐसे जीन्स हैं, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे जीन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो इस पार्ट को बोलते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट। और यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन्स। और यहाँ पर जो नॉन होमोलोगस पार्ट होता है ये कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं करता, मतलब यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये क्रोमोसोम्स आपस में अपना कैरेक्टर कभी एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्रोमोसोम्स का जो कैरेक्टर एक्सचेंज होता है वो सिर्फ इसी पार्ट में होता है, यानी कि होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है, और जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पर आपको न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, यानी कि चियास्माटा फॉर्म होता है ना, तो रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है। यस, तो ध्यान से देखो, एक्स क्रोमोसोम स्ट्रेट है रॉड की तरह और वाई क्रोमोसोम से लंबा है। एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, एक्स क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है सेंटर में है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है, मतलब ये सेंटर से थोड़ा दूर होता है, दिस इज मेटासेंट्रिक। ओके, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्स क्रोमोसोम के पास यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है एंड हेट्रोक्रोमैटिन कम होता है। अब यू क्रोमैटिन मतलब क्या होता है और हेट्रोक्रोमैटिन मतलब क्या होता है? यू क्रोमैटिन मतलब लूज डीएनए और हेट्रोक्रोमैटिन मतलब कि टाइट डीएनए, यानी कि कंडेंस डीएनए। अभी ध्यान से देखो, ये अपना क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट यू क्रोमैटिन है, ये जो लाइट वाला पार्ट है ना, ये लाइट वाला पार्ट यू क्रोमैटिन है, और ये जो डार्क कलर वाला रीजन है दिस इज हेट्रोक्रोमैटिन। तो एक्स क्रोमोसोम में यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है, जहां पे यू क्रोमैटिन ज्यादा होगा वो डीएनए लूज होता है, और जहां डीएनए लूज होता है तो ये डीएनए जल्दी सेपरेट होता है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन इजीली करता है। अब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाना, बराबर। एमआरएनए बनाने के लिए हमको इस डीएनए को सेपरेट करना पड़ता है। जब आपका ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होता है तभी इसमें से ऐसे एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है। तो जो डीएनए लूज होगा वो डीएनए जल्दी सेपरेट होगा और जल्दी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो इसको एक्टिव डीएनए बोलते हैं। लेकिन जो डीएनए बहुत ज्यादा टाइट होता है वो डीएनए जल्दी सेपरेट नहीं होता, और ये जल्दी सेपरेट नहीं होता इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, और जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है तो उस डीएनए को हम इनएक्टिव डीएनए बोल देते हैं। ओके, तो यू क्रोमैटिन डीएनए एक्टिव डीएनए है। यू क्रोमैटिन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। वाई क्रोमोसोम के पास यू क्रोमैटिन कम होता है और हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा होता है, इसीलिए इसको जेनेटिकली लेस एक्टिव या इनर्ट बोला जाता है। एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम दोनों के पास होमोलोगस रीजन भी होता है, नॉन होमोलोगस रीजन भी होता है। दिस इज होमोलोगस रीजन, दिस इज नॉन होमोलोगस रीजन। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, होमोलोगस रीजन शोज सिमिलर जीन्स व्हाइल नॉन होमोलोगस रीजन शोज डिफरेंट जीन। यहाँ पे ए बी सी वाला जीन है, यहाँ एक्स वाई जेड वाला जीन है, तो नॉन होमोलोगस रीजन में अलग अलग जीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम जीन्स होंगे, ए या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, मतलब सिमिलर टाइप के जीन्स होंगे। ओके, और क्या बताया गया है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस रीजन के पास। ओनली होमोलोगस रीजन शोज क्रॉसिंग ओवर। मैं बार बार क्रॉसिंग ओवर वर्ड यूज कर रही हूँ। क्रॉसिंग ओवर म्हणजे काय है, जब दो क्रोमोसोम्स आपस में कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर करना, तो न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है सिर्फ होमोलोगस रीजन में।
non-homologous region of X chromosome is long and it contains more genes than that of non-homologous region of Y chromosome. देखो ये बड़ा है ना, यहाँ पर अगर 10 जीन्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर सिर्फ 5 जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब दोनों के पास अलग अलग जीन्स है, अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स है, तो ये अलग पार्ट है, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, तो इसको बोलते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको? नॉन होमोलोगस पार्ट। सो एक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं दैट विल बी एक्स लिंक्ड जीन्स, एंड वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं दैट विल बी वाई लिंक्ड जीन्स। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। अब मैंने ये इतना डिटेल में क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ये देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन एंड विथ रेफरेंस टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अभी स्टेनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, ये जो यूक्रोमैटिन होता है ना, ये लूज डीएनए होता है। आप एक एग्जांपल ले लो, एक जगह पे आप एक सिंगल धागा रखो और एक जगह पे पूरा धागे का बंडल रखो। अभी दोनों के ऊपर आप एक एक ड्रॉप इंक डाल के देखो, जहां पे सिंगल धागा रहेगा उसमें इंक कम एब्जॉर्ब होगी, और जहां पे पूरा धागे का बंडल रहेगा वहां पे ज्यादा इंक एब्जॉर्ब होगी, वो ज्यादा डार्क दिखाई देगा। तो ऐसे ही यूक्रोमैटिन डीएनए लूज है ना, तो यहाँ लेस इंक एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए लाइट कलर का दिखाई देता है। और हेटेरोक्रोमैटिन डीएनए बहुत ही ज्यादा टाइट है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस है, इस वजह से ये ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करता है और माइक्रोस्कोप के नीचे ये डार्क कलर का दिखाई देता है। तो अगर आपको स्टेनिंग एक्टिविटी पूछा गया तो स्टेनिंग एक्टिविटी के हिसाब से आप क्या बोलोगे? यूक्रोमैटिन लाइट होता है और हेटेरोक्रोमैटिन डार्क होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था। हाँ, 2023 में आपको ये पूछा गया था। और देखो सेम क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ये भी आपके 2023 का क्वेश्चन है। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन लंबा होता है, वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन छोटा होता है। एंड यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम का मेटासेंट्रिक होता है क्योंकि सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, और वाई क्रोमोसोम का ये एक्रोसेंट्रिक होता है क्योंकि सेंट्रोमियर सेंटर से दूर होता है। तो 2023 में ये क्वेश्चन आया है, राइट? ओके, तो आपको मतलब क्रोमोसोम वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ये टॉपिक याद रखना है। 2023 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन के ऊपर भी आया है और एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी आया है। तो आज हमने पूरा सेक्स क्रोमोसोम तक का टॉपिक कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिंकेज ग्रुप्स और मॉर्गन एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कवर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी हमारे इस डिटेल लेक्चर वाली सीरीज को फॉलो करो। आप लोगों के लिए वरदान बैच भी लॉन्च हो गया है, तो आप लोग वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं हमारे ऐप पे लाइव लेक्चर्स पढ़ाती हूँ। सीईटी का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। और आप यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे फ्री एमसीक्यू सीरीज आता है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ कि आप लोगों के लिए हमारा जो ऐप है ज्ञान लैब ऐप, वहां पे हमने 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके आपको ये फ्री एमसीक्यूज चेक करने हैं। किसने किसने फ्री एमसीक्यूज यूज कर लिए हैं जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लाती रहूं। सो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।